नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। फ्रांस में सीएम योगी की डिमांड बढ़ रही है। दंगा रोकने के लिए यह मांग की जा रही है। फ्रांस के प्रोफेसर ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 24 घंटे में दंगा रोक देंगे योगी आदित्यनाथ। फ्रांस के प्रोफेसर की भारत से अपील है कि सीएम योगी को फ्रांस भेजने की अपील उन्होंने की है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जमकर तारीफ की जा रही है योगी मॉडल की। पहले की सरकारों में लगता था कर्फ्यू, आज यूपी पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। और अच्छा है कि यूपी की कानून व्यवस्था में जो सुधार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मोहर भी इस पर लग रही है। समय था जब उत्तर प्रदेश के हर जिले में कर्फ्यू लगाने की नौबत आती थी। हर जिले में आगजनी की, दंगे की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से दंगाइयों पर जब से सख्ती करना प्रारंभ किया गया और ऐसे दंगाइयों बलवाइयों के घर पे बुलडोजर चलना प्रारंभ हुआ, तब से उत्तर प्रदेश में आज दंगा पूरी तरह से समाप्त हो गया है। और इसकी गूंज आज भारत नहीं बल्कि भारत के बाहर आज दुनिया तक पहुंच रही है। और इसीलिए फ्रांस जैसे देश के दंगे के नियंत्रण के लिए भी योगी आदित्यनाथ जी के मॉडल की आज सराहना की जा रही है, उसकी अपेक्षा की जा रही है। यह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अंतर्राष्ट्रीय मोहर है कि कैसे उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बेहतर की गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टीएन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। टीएन मिश्रा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी है वो सिर्फ ना इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अब उनकी डिमांड की जा रही है। फ्रांस से एक ट्वीट किया गया है कि यहां पर दंगा हो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजो, वो दंगे को रुकवा देंगे। सचिन सही कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था को लेकर के यूपी समय प्रदेश में ही नहीं पूरे जो देश भर में अव्वल साबित हो रहा है। लगातार भाजपा का दावा है कि जो है कानून व्यवस्था उसकी सबसे बेहतर है और इसी को लेकर योगी आदित्यनाथ जो है कानून व्यवस्था को लेकर के चर्चित हो रहे हैं। और जहां तक फ्रांस की बात है, वहां के दंगे को नियंत्रण कर तो लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो उनका कहना ऐसी सख्त व्यवस्था चाहिए जैसे यूपी में है। तो कानून व्यवस्था सुधारना है तो अगर योगी आदित्यनाथ खुद जाए या ऐसी सिस्टम को वहां भी लागू किया जाए जिससे दंगे नियंत्रण में हो सके और लोग दंगे से मुक्ति पा सके, तो इससे ही तो भाजपा को बहुत बड़ा मतलब बल मिला है और उत्साहित है। योगी मॉडल की विदेशों में चर्चा होने लगी है। अब विदेशों में चर्चा होने से क्या है, तो भाजपा का जो है साथ बढ़ रही है कि लॉ एंड ऑर्डर ये हमारा ऐसा है कि जो विपक्ष के नेता तमाम आवाज उठाते हैं लॉ ऑर्डर को लेकर के, तो लॉ एंड ऑर्डर के साथ फर्जी है हमारी तो विदेशों में गूंज हो रही है। अभी उनके प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने जैसे कहा भी है कि यहाँ विदेशों में योगी का मॉडल जो है गूंज रहा है। तो यूपी के लोगों के लिए एक गौरव की बात है कि जब फ्रांस जैसे कंट्री में दंगे में अब यूपी का नाम लिया जा रहा है कि यूपी के लोग सुधार सकते हैं और योगी आदित्यनाथ का मॉडल वहां सफल साबित हो सकता है। बिल्कुल टीएन मिश्रा, ये जमीनी स्तर पर दिखता भी है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो गैंगस्टर्स हैं, माफिया हैं, गुंडा हैं, जो इस कैटेगरीज में आते हैं, दबंग टाइप जो लोग हैं, उनको रास्ते पर लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और जिस तरह से अब ये ट्वीट फ्रांस से सामने आया है, ये एक बहुत बड़ा काउंटर है विपक्ष के लिए। जो विपक्ष सवाल उठाता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, बेपटरी है और कानून का तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, जो बदमाश हैं वो हावी हैं, एक बहुत बहुत बड़ा काउंटर उन लोगों के लिए। हाँ, उन लोगों ने बहुत बड़ा काउंटर देखे। 2 दिन पहले अभी जब चंद्रशेखर आजाद का हमला हुआ तब विपक्ष हमलावर हो गया भाजपा के ऊपर, लेकिन अगले ही दिन बनारस प्रयागराज पहुंच करके योगी आदित्यनाथ ने वहाँ 80 की जो कब्जाई हुई जमीन पर उससे जो 78 फ्लैट बनाए गए और गरीबों को भी चाबी सौंप दी। तो उन्होंने मुहर लगाई कि देखिए जो बदमाश से गुंडे हैं जिन्होंने पैसा जो है गरीबों से वसूला है और उससे प्रॉपर्टी बनाई है, वो प्रॉपर्टी हम गरीबों को सौंपेंगे। तो इस तरह तुरंत उन्होंने तमाचा दिया कि विपक्ष को ऐसा तमाचा दिया उन्होंने कि देखिए ये अजीत जैसे आदमी की संपत्ति को हमने लेकर के गरीबों में दे दिया है। तो इससे साफ जाहिर है कि भाजपा का जो है कानून व्यवस्था के नाम पर कहीं समझौता नहीं कर रही है और उसको लेकर के वो लगातार नंबर 1 बनी हुई है और नंबर 1 को संग्राम पूरे देश में बना हुआ है। जी देखिए बिल्कुल टीएन मिश्रा, लेकिन इस ट्वीट से मुझे एक और चीज भी याद आई है। जब दिल्ली की बात, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर एक छपा था विज्ञापन स्कूलों को लेकर, दिल्ली के स्कूलों को लेकर, उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल एंगल है और ये एक सोची समझी प्लानिंग है। क्या इसको लेकर भी एक राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है जो ये ट्वीट सामने आया फ्रांस से? अब देखिए अभी ट्वीट पर दूसरे पक्ष विपक्ष का तो कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन अभी भाजपा के लोग इस ट्वीट को प्रचारित कर रहे हैं और उसको लेकर के
बता रहे हैं कि देखिए फ्रांस में हमारी डिमांड हो रही है और योगी मॉडल की सराहना हो रही है। तो अभी विपक्ष जब तक काउंटर नहीं कोई आता है, जब विपक्ष कुछ नहीं बोलता है, तो विपक्षी नेताओं का इंतजार है कि वो क्या कहते हैं, कि कितना सही है कितना गलत है। लेकिन ये प्रायोजित नहीं माना जा रहा है, माना जा रहा है पब्लिक ने मांग किया है तो पब्लिक डिमांड कर रही होगी की, और भाजपा उसको भुना रही है। ठीक है, बिल्कुल टीएन मिश्रा, क्योंकि सवाल इसीलिए था, आपको भी याद होगा कि जब एक इंटरनेशनल अखबार ने दिल्ली की स्कूलों को लेकर एक बहुत बड़ा विज्ञापन छापा था और उसमें भी बार बार यही कहा जा रहा था कि ये सब कुछ पहले से ही फिक्स था, लेकिन अब ये ट्वीट फ्रांस से आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ इसमें हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस पर भी अब राजनीति होगी। राजनीति निश्चित होगी। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष का काम विरोध करना है, वो करेगा विपक्ष विरोध, और सत्ता पक्ष का काम है अपना समर्थन हासिल करना, हो कर रहा है। तो अब विपक्ष सत्ता पक्ष की जीत तो है, भाजपा के लिए तो ये अच्छा है कि हमारा फ्रांस में डिमांड हो रही है, इंडिया में नहीं विदेश में हमारी मांग हो रही है। तो भाजपा नेता इसके उत्साहित है और विपक्ष के नेता इसकी बुराई जरूर करेंगे, उस पर भाजपा अपना प्रचार कर रही है। तो ये तो पक्ष विपक्ष का काम है, चलेगा। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति किसी का जो है पल्ला भारी होता, किसी इसमें भाजपा का पल्ला भारी चल रहा है हर तरफ, तो भाजपा की जीत सुनिश्चित है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन की अटकलें तेज ये लगाई जा रही हैं और जयंत चौधरी के संपर्क में है बीजेपी। फिलहाल सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है, लंदन में जयंत चौधरी के साथ बैठक, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, डिप्टी सीएम बन सकते हैं जयंत। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आरएलडी प्रवक्ता ने बताया कि ये महज अफवाह है, उनका स्टेटमेंट भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जो अटकलों की बात सामने आ रही है बीजेपी आरएलडी की, वो महज एक अफवाह है। तो फिलहाल लंदन में जयंत चौधरी के साथ बैठक को लेकर सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये खबर है। जनता टीवी इंडोर्स इसको नहीं करता। फिलहाल जो अपडेट सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वही हम आपको बता रहे हैं। गठबंधन को लेकर जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बीजेपी आरएलडी के गठबंधन की जो अटकलें हैं उसके कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि खबर यही है कि जयंत चौधरी के संपर्क में है बीजेपी। ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है, इसको चैनल इंडोर्स नहीं करता। ये अंदर खाने की बातें हैं जो निकलकर अभी तक सामने आ रही है। डिप्टी सीएम बन सकते हैं जयंत, ये बात भी सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर किसानों की, युवाओं की, महिला सुरक्षा की, व्यापारियों की व जनहित मुद्दों पर राजनीति करता है। राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी धर्म और जाति के नाम पर राजनीति नहीं की। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म और जाति के नाम पे देश का विघटन करना चाहती है, देश की जनता को लड़ा के रखना चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का कभी भी एका नहीं हो सकता है। जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल ने निरंतर समाजवादी पार्टी के साथ 2019 से जनहित के मुद्दों को उठाया है, हम उस गठबंधन के साथ तटस्थ हैं व माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा जो गठबंधन तैयार किया जा रहा है विपक्षी एकता के लिए 2024 के मद्देनजर, उसका हम हिस्सा हैं। अगली बैठक जो 14 तारीख को होने वाली है उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे व हम जनहित के मुद्दों पे निरंतर राजनीति करते रहेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तौकीर किदवई इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हैं। तौकीर, एक बहुत बड़ी अपडेट ये सामने आ रही है, हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है एक तरफ पूरा विपक्ष मोदी को हटाने के लिए एकजुट हो रहा है, बेंगलुरु में बैठक, पटना में बैठक, लेकिन अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि बीजेपी आरएलडी गठबंधन की अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपको मिल पा रही है? जानकारी है, लेकिन इसमें काफी हद तक देखा जाए तो बल इसलिए मिल जाता है क्योंकि पीछे अभी जब पटना में बैठक हुई विपक्षी दलों की, उसमें जयंत चौधरी नहीं, पारिवारिक कारणों से वो नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन इसके पीछे कई वजह भी बताई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि इसी बीच लंदन में केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के, वो उनके साथ संपर्क में थे और कई तरह के ऑफर भी दिए गए। पहले कहा गया कि पार्टी का विलय कर लिया जाए, लेकिन इस पर जयंत चौधरी तैयार नहीं हुए। इसके बाद ये माना जा रहा है कि इस पर भी विचार हुआ है कि उनको केंद्र में जगह दी जाए या फिर डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश का बनाया जाए और इसके अलावा उनके एक और विधायक को मंत्रिमंडल दिया जाए। यानी कि कई तरह की अफवाहें सामने निकल कर आई हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 14 जुलाई को शिमला में फिर विपक्षी दलों की एक बैठक होनी है। अब उसमें देखना होगा कि जयंत चौधरी का क्या रुख है, वो जाते हैं इस बैठक में शामिल होते हैं या उसके पहले ही कोई नतीजा सामने आ जाएगा। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि लोकसभा 2024 के लिए 2 सीटों का भी ऑफर हुआ है कि जहां पर जयंत चौधरी को 2 लोकसभा की सीटें भी ऑफर की गई हैं। लेकिन जयंत चौधरी जिस तरह की लड़ाई लड़ते हैं वो विपक्ष के तौर पर ही देखी जाती है। वो किसानों के मुद्दे पर
इसके अलावा जाट और गुर्जर की राजनीति पश्चिम में काफी हावी रहती है, वहां पर भी वो मुखर होकर बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में बात की जाए तो भाजपा के लिए पश्चिम का खेमा जो है उसको साधने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरह से पीछे कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसको लेकर पश्चिम यूपी का जो किसान है वो उनसे नाराज है। ऐसे में पश्चिम के एक बड़े नेता को अपने साथ लाने की चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए लगातार जयंत चौधरी से संपर्क किया गया। अगर जयंत चौधरी वहां पर आते हैं साथ में तो कई एक बड़ा समीकरण फेरबदल भाजपा करेगी। लेकिन जिस तरह से अभी आपने सुना, उनको जो प्रवक्ता है आरएलडी के वो कह रहे हैं कि महज ये एक अफवाह है, लेकिन इसके पहले भी कई ऐसे गठबंधन बने हैं और टूटे हैं जहां पर जो पार्टी वो दलीलें देते रहे लेकिन आखिर में गठबंधन हुआ, चाहे वो राजभर उसके बाद कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ा है और दूसरे दलों के साथ वो गए हैं। अभी आने वाले समय में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह माना जा रहा है कि महीने से 2 महीने के अंदर बड़े घटनाक्रम होंगे जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति जरूर बदलेगी। बिल्कुल तौकीर किदवई, लेकिन जो बड़ी अपडेट इसमें सामने ये भी आ रही है कि आरएलडी के प्रवक्ता ने महज इसको अफवाह बताया है, और जिस तरह से अब जो तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी बैठक को लेकर अपडेट ये भी है कि शिमला की जगह या फिर कर्नाटक बेंगलुरु में यह बैठक हो सकती है। लेकिन आरएलडी के प्रवक्ता की तरफ से जो स्टैंड क्लियर किया गया है इसमें कितना दम है? देखिए, मैंने आपको बताया कि पहले ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कई तरह की दलीलें दी जाती थी भारतीय जनता पार्टी के अटकलों को लेकर कि वो उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी जो दूरियां हैं वो काफी घट चुकी हैं और कई दल ऐसे हैं जो पहले किसी के साथ रहे बाद में किसी और के साथ गए। यानी कि इस तरह की बयानबाजी तो होती है लेकिन परिणाम क्या होंगे वो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे में जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें जयंत चौधरी को लेकर काफी हद तक ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उनकी मेल मिलाप बढ़ा हुआ है, कई नेता संपर्क में रहे हैं, पीछे भी कई मीटिंग हुई है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो परिणाम बताएंगे कि वो भाजपा के साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरह से वो बैठकों में शामिल नहीं हुए हैं, विपक्षी बैठकों से उनका जो रुख है वो साफ दिख रहा है कि वो अभी फिलहाल असमंजस की स्थिति, क्या फैसला लेंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह से ये अटकलें हैं कि उनको यूपी में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है या फिर केंद्र में उनके लिए जगह बनाई जा सकती है और यूपी में उनके एक विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है, कई तरह की अटकलें हैं, देखना होगा कि परिणाम क्या होंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने आपको फिर कहा कि आने वाले समय में बड़े घटनाक्रम होंगे और वहां पर उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलाव बहुत तेजी से लेगी। बिल्कुल तौकीर किदवई, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं, वो इतना सीरियस ले भी नहीं रहे हैं, जिस तरह से तमाम विपक्षी दल एक साथ हैं लेकिन वो डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं। हालांकि अभी तक आरएलडी ने अपना स्टैंड क्लियर भी नहीं किया है, ऑन कैमरा उन्होंने ऐसा कुछ कहा भी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगती है, यानी कि अंदर खाने कुछ तो पक रहा है। जी बिल्कुल, देखिए ये खबर है कि अंदर कुछ ना कुछ पक रहा है, क्या डील हो रही है, किनको लेकर समझौता हो रहा है। जैसे अभी एक बात सामने निकल कर आई कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो फिर आखिर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में जो दो डिप्टी सीएम है उसमें से किसकी जगह कटेगी, कौन केंद्र जाएगा, किसकी जगह हटेगी, ये भी एक बड़ा चुनौती होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए कि आखिर किसे वो हटाते हैं या फिर क्या तीसरा डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। कई तरह की अटकलें हैं लेकिन जयंत चौधरी का रुख अभी तक साफ नहीं है। भले उनके प्रवक्ता कह रहे हो कि अभी तक कोई भी समझौते की गुंजाइश नहीं भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अटकलें जो निकल कर आ रही हैं, जो अफवाह भी उसको कह सकते हैं आप, लेकिन यही अटकलें जब सच्चाई में बदल जाती हैं तो यही प्रवक्ता फिर अपने बात से पलट जाते हैं। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह के समीकरण बनते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम अलग है, कई विपक्षी दल जिनके साथ कभी समझौते की गुंजाइश नहीं थी वो भी अटकलें उनके बीच में भी चल रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी खेमाबंदी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी पर बताया जा रहा है कि वो उनके साथ संपर्क में है। अगर जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया है मायावती, वो लगातार पर रहती हैं, लेकिन इस बीच ये भी चर्चा है के संपर्क में है और उनका भी एक नया समीकरण बन सकता है। फिर अखिलेश यादव किसके साथ जाएंगे, अखिलेश यादव के साथ कौन से दल होंगे, यानी कि अभी जब तक तस्वीर साफ नहीं होती अटकलों का बाजार जरूर गर्म रहेगा। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधियों के मन जो है हौसले उनके बड़े हुए हैं। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि जब भी चुनाव का वक्त होता है तो बीजेपी इसी तरह के मुद्दे ढूंढती है, जबकि महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करता।
देखिए, जब चुनाव आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी तरीके से प्रचार करेंगे। और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के पहले चरण का काम लगभग पूरा कर लिया गया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए तैयारियां भी जोरों शोरों पर चल रही हैं। दिव्य भव्य गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अद्भुत और ऐतिहासिक होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी देते हुए यह कहा है कि अगले साल यानी कि जनवरी में होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की देखरेख में होगा। 5 लाख गांव और मोहल्लों में 5 लाख मंदिरों में जनता को कार्यक्रम दिखाया जाए। यहाँ भीड़ कुछ नहीं देख पाएगी, वहाँ देख तो पाएंगे कम से कम। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस हम अपने घरों के टेलीविजन पर बड़े आराम से देखते हैं। तीसरी बात, यहाँ भी कार्यक्रम में प्रसाद मिलेगा। अपने अपने गांव में प्रसाद बांटो, जो आए कार्यक्रम में उनको दो, जो नहीं आए उनके घरों में जाकर दो। ऐसा चिंतन चल रहा है।